Hello everybody and welcome to today's class. Today we are going to learn about the various types of development यानी विकास के क्या अलग-अलग प्रकार हैं इनके बारे में आज हम जानेंगे और इन्हें समझेंगे। विकास के अलग प्रकार समझने के पीछे उद्देश्य यह है कि जब हम जीवन की अलग-अलग अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था जैसे एडल्टहुड, चाइल्डहुड, जब हम इन सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं तो उसका आधार यही विकास के अलग-अलग प्रकार बनते हैं। इसलिए अलग प्रकार के विकास के बारे में, सभी प्रकार के विकास के बारे में समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम पहले हिस्से में शारीरिक विकास और मोटर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट और लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक वृद्धि और विकास वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक बदलाव आते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक। यह बदलाव आंतरिक बदलाव हो सकते हैं और बाहरी बदलाव भी होते हैं। यानी वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जब से कंसीव होता है, जब से वह एक जिंदगी जीवन उसका शुरू होता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है, इस पूरी समयावधि में जो भी शरीर संबंधी शारीरिक बदलाव आंतरिक हो या बाहरी, वो बदलावों को होने की प्रक्रिया को हम फिजिकल वृद्धि यानी शारीरिक विकास के नाम देते हैं। ये शारीरिक विकास आमतौर पर दो आयामों में होते हैं। पहला डायमेंशन यानी आयाम है ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर और हमारी फिजिक। हम आमतौर पर फिजिक शब्द का इस्तेमाल बहुत ही जनरल टर्म्स में करते हैं। उस फिजिक का अर्थ क्या है? यानी हमारी हाइट, वेट, हमारा शरीर का अनुपात क्या है, हमारा बाहरी रूप रंग कैसा है। सो फिजिक में हम वो बदलाव जो हमारी हाइट, वेट, हमारे शरीर के अनुपात यानी बॉडीली प्रपोर्शंस और हमारी फिजिकल अपीयरेंस से संबंधित है, उन सभी बदलावों को हम फिजिकल डेवलपमेंट के पहले डायमेंशन की श्रेणी में रखते हैं। फिजिकल वृद्धि, शारीरिक वृद्धि का जो दूसरा आयाम है वह बदलाव इंटरनल ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंगों से संबंधित है। इसमें आंतरिक अंगों की फंक्शनिंग में आने वाले बदलाव, उनके आकार में आने वाले बदलावों को हम इस आयाम का हिस्सा मानते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां, उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, हमारा तंत्रिका तंत्र, बाकी बॉडीली सिस्टम्स लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, हमारी पाचन तंत्र, मांसपेशियों का पूरा तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारे जीवन काल में किस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, इन सभी को मिलाकर शारीरिक वृद्धि और विकास का दूसरा आयाम बनता है। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी हम फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो हम केवल बाहरी विकास को ही नहीं समझते, अपितु हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग और तंत्र किस तरीके से विकसित हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास का क्या तरीका होता है? तो ये तरीका दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो तरीका है वो इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके शरीर के लंबाई और वजन में भी बदलाव आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो तकरीबन 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 किलो या उससे अधिक हैवी होता है, वेट का होता है। पहले साल में ही इन हाइट और वेट में तीव्र गति से बदलाव हम देखते हैं, यानी तीव्र फिजिकल शारीरिक वृद्धि हम देखते हैं।
जब बच्चा अपना पहला जन्मदिन मनाता है तब तक वह अपने जन्म के वजन को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा चुका होता है और अपनी लंबाई को 2 गुनी कर चुका होता है। यह गति शैशवावस्था के दौरान तीव्र होती है और दोबारा यह किशोरावस्था में भी इतनी ही तीव्र गति से शारीरिक बदलाव देखे जाते हैं। किशोरावस्था में हम यह देखते हैं कि बच्चे अचानक अपनी लंबाई में बढ़ोतरी करते हैं। लड़कियों में यह बढ़ोतरी 14 साल की उम्र तक 12 से 14 साल की उम्र तक होती है और लड़कों में यह बढ़ोतरी उनसे तुलनात्मक रूप से थोड़ा बाद में यानी लेटर स्टेज पे होती है। परंतु एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस यानी बच्चे के आसपास के वातावरण के प्रभाव को देखकर, उसके अनुवांशिक गुणों को देखकर भी फिजिकल वृद्धि जो है वो अपना फाइनल रूप लेती है। यह फिजिकल वृद्धि का दूसरा पैटर्न है शरीर के अनुपात में बदलाव। जन्म के समय बच्चे का सर बाकी शरीर के आकार की तुलना में 1/4 होता है, यानी कुल शरीर का जो आकार जन्म के समय बच्चे का होता है उस आकार का 1/4 हिस्सा केवल उसका हेड यानी सिर होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे उस सर का अनुपात शरीर की तुलना में कम होता जाता है, यानी अब उसके हाथ और पैर सर की तुलना में ज्यादा तीव्र गति से आकार बढ़ाते हैं। शैशवावस्था तक आते हुए जो सर पहले शरीर का 1/4 हुआ करता था अब वह 1/8 ही रह जाता है। यानी शरीर में न सिर्फ लंबाई और वजन में बदलाव होते हैं अपितु शरीर के आकार में भी तुलनात्मक रूप से बदलाव होते हैं। कुछ हिस्से आकार में पहले छोटे होते हैं फिर बढ़ते जाते हैं, कुछ हिस्से आकार में तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं और फिर धीमी वृद्धि के कारण छोटे रह जाते हैं। इस तरीके से व्यक्ति अपनी शारीरिक वृद्धि के कारण अपना फाइनल स्वरूप या आकार हासिल करता है। हाइट और वेट की आकार में वृद्धि के अलावा जो हम बाहरी हाइट और वेट के रूप में समझ रहे हैं उसके अलावा आंतरिक वजन में वृद्धि भी देखी जाती है, आंतरिक अंगों के वजन में वृद्धि भी देखी जाती है। जैसे कि व्यक्ति जब अपने शुरुआती 4 साल पूरे करता है तब उसका मस्तिष्क का वजन फाइनल जो भी उसका वजन होने वाला है शरीर मस्तिष्क का उसका 80% पा लेता है। यानी द चाइल्ड कंप्लीट्स द एज ऑफ 4 हिज ब्रेन गेन्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फाइनल वेट। जो भी फाइनल वेट उसके मस्तिष्क का होगा उसका 80% वो शुरुआती 4 सालों में ही हासिल कर लेता है और बाद में 8 साल आते आते उसके मस्तिष्क का वजन अपना फाइनल रूप ले लेता है। तो यह तरीके थे, पैटर्न थे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जिसमें हम शरीर की लंबाई और वजन में वृद्धि देखते हैं, शरीर के अंगों की वजन में वृद्धि देखते हैं और साथ ही शरीर के आकार में आने वाले बदलावों को भी देखते हैं। शरीर की संरचना संबंधी वृद्धि और विकास में हम यह देखते हैं कि शरीर के विभिन्न तंत्र, चाहे वो तंत्रिका तंत्र हो या फिर परिसंचरण तंत्र हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या मस्कुलर सिस्टम, इन सब में अलग अलग तरीके से विकास होता है, अलग अलग गति से और समयावधि में विकास होता है। यदि हम तंत्रिका तंत्र और लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र की बात करें तो जन्म से पहले जो नर्वस सिस्टम है, जिसे मैं तंत्रिका तंत्र बोल रही हूँ, नर्वस सिस्टम जो है वो जन्म से पहले नर्व्स यानी जो विभिन्न हमारी न्यूरॉन्स हैं उनके नंबर और साइज में बहुत ही रैपिड इंक्रीज होता है जन्म से पहले, जब बच्चा एक भ्रूण की अवस्था में होता है।
4 साल के पश्चात, अभी हमने पढ़ा था कि 4 साल तक मस्तिष्क का आकार जो है, वजन जो है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और फाइनल वजन का 80% ले लेता है। तो यह वजन में बढ़ोतरी हमारी न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम की रैपिड डेवलपमेंट से ही संभव होती है। लसिका तंत्र की जहाँ तक बात है, तो यह जन्म के पश्चात रैपिड डेवलपमेंट यानी तीव्र गति से विकसित होता है और 11वें और 12वें साल तक आते आते अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट कर चुका होता है, अधिकतम विकास कंप्लीट कर चुका होता है और फिर इसकी गति में गिरावट आनी शुरू होती है। तो जहाँ नर्वस सिस्टम 4 साल तक आते आते मैक्सिमम डेवलपमेंट की ओर पहुंच चुका होता है, लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम एडोलेसेंस आते आते अपना मैक्सिमम अचीव करता है। परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में जो मुख्य अंग हैं, जैसे कि हमारे लंग्स और हमारा हार्ट, वो भी काफी छोटे होते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। लंग्स जो हैं हार्ट के साथ बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी हाइट और वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। हाउएवर जो वेन्स और आर्टरीज हैं, हमारी धमनियां और हमारी नसें जो हैं, वो धीमे बढ़ने की बजाय तुलनात्मक रूप से बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं और किशोरावस्था तक आते आते अपना मैक्सिमम अचीव करते हैं। किशोरावस्था के पश्चात वो अपनी डेवलपमेंट की रेट को स्लो करते हैं, धीमे हो जाते हैं। तो जहाँ लंग्स और हार्ट का डेवलपमेंट हम ग्रेजुअल देखते हैं, वहीं आर्टरीज और वेसल्स यानी धमनियों और नसों का जो डेवलपमेंट है वो हम तुलनात्मक रूप से तेज गति पर होता है। हमारी मांसपेशियों का जो तंत्र है, वो जब मांसपेशियां बहुत डेलिकेट और नाजुक अवस्था में होती है जब बच्चा जन्म लेता है, परंतु मांसपेशियों का जो विकास है वो इस तरीके से होता है कि उनका आकार बदलता है, उनकी साइज बड़ी होती है और वे स्ट्रेंथ और फर्मनेस यानी अब वो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा शक्तिशाली बनने की प्रयास करती हैं। जन्म के समय जब बच्चे की मांसपेशियां जो सॉफ्ट होती हैं और नाजुक होती हैं, उसी के परिणाम स्वरूप बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। कई बारी बच्चा जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से मूवमेंट करता है, उसके मूवमेंट्स उसके कंट्रोल में नहीं होते, अनियंत्रित जो है वो मूव करता है। परंतु जैसे जैसे ये मसल्स, हमारी मस्कुलर सिस्टम ग्रो करता है, डेवलप करता है, मसल्स फर्म होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, अपनी साइज और शेप में भी डेवलपमेंट करती हैं, ग्रोथ करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जो पाचन तंत्र है, जिसका मुख्य अंग हमारा पेट है, वो जन्म के समय बहुत छोटी सी थैलीनुमा होता है, परंतु यह विकसित होते होते भोजन को होल्ड करने की क्षमता बढ़ाता है और आकार में बढ़ोतरी करता है। इसीलिए हम बच्चों को थोड़े थोड़े समय से भोजन देते हैं, क्योंकि बच्चे का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी विकसित नहीं हुआ है। रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो बच्चे के सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड यानी शुरुआती जो चाइल्डहुड एज है वहाँ तक स्लो होता है, पर शैशवावस्था से एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की स्टेज पर आते आते वो तीव्र गति से डेवलप होता है। इसके साथ ही जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की कोशिकाएं हैं यानी हमारी नेफ्रॉन्स जो हैं, उनकी जो सिंथेसिस है, उनका बनना की प्रक्रिया जो है वो जन्म तक पूरी हो चुकी होती है, परंतु हमारी किडनीज यानी हमारे गुर्दे अभी भी परिपक्वता की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं और जन्म के पश्चात धीरे धीरे विकसित होकर परिपक्व होते हैं।
हम ये देखते हैं कि क्या ये फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट स्वतः ही हो जाती है या फिर इसमें कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि और विकास को अफेक्ट करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो हम फैक्टर देखते हैं और जो सबसे ज़्यादा असर डालता है वह है हमारे आनुवांशिक गुण यानी हमारी हेरिडिटी। यदि आपको इनहेरिट करते हैं, आप एक लंबाई इनहेरिट करते हैं, यानी अगर आपके पेरेंट्स या आपके परिवार में सभी लोग अच्छी लंबाई के हैं तो आपका भी पोटेंशियल है कि आप उस लंबाई को अचीव कर सकते हैं। आप भी कुछ कोशिशों से अपने हेरिडिटी पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं, यानी आपके शरीर में वो क्षमता है कि वो उस हाइट को अचीव करे जो हाइट आपके परिवार के सदस्यों की है, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स की हाइट है। वैसे ही आपके शरीर के आकार, आपका रूप, वजन, ये सारी चीजें, शारीरिक वृद्धि से संबंधित सारे आयाम आपकी हेरिडिटी से नियंत्रित होते हैं। यानी आपके परिवार में क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को आप भी अचीव करने की क्षमता रखते हैं। परंतु इसी सेम टाइम पर यदि कुछ सपोर्टिव फैक्टर्स की कमी हो जाती है तो ये हेरिडिटी का पोटेंशियल अचीव करने में आपको समस्या हो सकती है। जैसे कि यदि बच्चे को अपनी वृद्धि के दौरान सही पोषण नहीं मिलता तो वो अपने हेरिडिटी पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगा, यानी उसके शरीर में जितने विकास करने की क्षमता आनुवांशिक रूप से मौजूद है वो क्षमता को वो नहीं पा पाएगा। बच्चा जब पैदा होता है, अभी हमने जाना कि शैशवावस्था में उसके विकास की गति तीव्र है, तभी वो अपने जन्म के वजन को पहले जन्मदिन आते आते 3 गुना करता है और लंबाई को दुगना करता है। परंतु यह सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से संभव नहीं है। बच्चे को ग्रो करने के लिए खासकर शारीरिक विकास ऐसा विकास है जिसमें शरीर को बनने के लिए प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अभाव में बच्चा शारीरिक वृद्धि नहीं कर पाता। अतः अपने हेरिडिटी के पोटेंशियल को अचीव करने के लिए बच्चे को सही समय पर सही पोषण मिलना भी उतना ही जरूरी है, वरना बच्चा कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर कम फिजिकल ग्रोथ कर पाता है और कम डेवलप हो पाता है। इसलिए न्यूट्रिशन का रोल भी हेरिडिटी के समान ही जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा फैक्टर है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर। बच्चा जब हम देखते हैं कि अभी हमने जैसे कुछ बात की कि नेफ्रोजेनेसिस यानी उसके गुर्दे जो हैं, गुर्दों की कोशिकाएं जो हैं वो जन्म से पहले ही पूर्ण हो जाती हैं ग्रो करना। ऐसे कई सारे अंग हैं और ऐसे कई सारे आयाम हैं जिसकी नींव जन्म से पहले ही पड़ जाती है। शारीरिक वृद्धि खास तौर पर ऐसी वृद्धि है जो जन्म से पहले ही डिटरमाइन हो जाती है और जन्म से पहले यह पूर्ण रूप से निर्भर करता है कि माता की शारीरिक अवस्था कैसी है। यदि माता फिजिकली और मेंटली हेल्दी है, हैप्पी है, तो बच्चे की सही शारीरिक वृद्धि की नींव पड़ जाती है। परंतु यदि माता को किसी किस्म की इलनेस यानी कोई बीमारी है अथवा पोषक तत्वों की कमी है या फिजिकल प्रॉब्लम से वो जूझ रही हैं, तो बच्चे की भी फिजिकल वृद्धि और विकास की नींव कमजोर पड़ती है और बच्चा आगे जाकर अपने सही पोटेंशियल को अचीव करने में असफल रह जाता है। चौथा फैक्टर है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इलनेस एंड डिजीज, यानी यदि बच्चे को अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी है तो
उस अवस्था में बच्चे की शारीरिक वृद्धि उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। यह इलनेस टू इलनेस डिपेंड करता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो सीधे रूप से बच्चे की शारीरिक वृद्धि से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। अतः प्रेजेंस या एब्सेंस किसी भी डिजीज की यह डिटरमाइन करता है कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि कितनी होगी और कैसी होगी। इसके साथ ही लिविंग कंडीशंस, रिक्रिएशन, प्ले एंड एक्सरसाइज भी वो फैक्टर्स हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बच्चा यदि अच्छी लिविंग कंडीशंस में रह रहा है, जहाँ उसे किसी भी किस्म की चोट लगने की समस्या नहीं है, साफ सुथरी लिविंग कंडीशंस हैं, संक्रमण का खतरा कम है, तो भी उसकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनकरेज होगी, प्रमोट होगी। अगर बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की मौका मिल रहा है, वो खेल पा रहा है, एक्सरसाइज कर पा रहा है, तब भी फिजिकल ग्रोथ को एनकरेजमेंट मिलता है, प्रमोट होती है ग्रोथ। अतः डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये 6 फैक्टर्स किसी भी व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास, यह वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारे शरीर की मांसपेशियां, जैसे कि हाथ, आंखें, पैर, गर्दन आदि की मांसपेशियां जो हैं, उनमें ताकत, गति और एक्यूरेसी का विकास होता है। क्रियात्मक क्षमताएं यानी वो क्षमताएं जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों के मूवमेंट्स, उनकी गतिविधि और तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के बीच के सामंजस्य के विकास से जो क्षमताएं हमें मिलती हैं, उन्हें हम क्रियात्मक क्षमताओं के नाम से जानते हैं। मोटर एक्टिविटीज यानी क्रियात्मक गतिविधियों के जो कौशल हमें मिलता है, जो हम धीरे धीरे उसमें कुशलता प्राप्त करते हैं, वो बड़े मूवमेंट्स की बजाय छोटी छोटी मांसपेशियों के विकास से संभव हो पाता है। क्रियात्मक विकास सीधा सीधा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मोटर डेवलपमेंट को यदि हम सिंपल भाषा में समझें तो आप जब बच्चा कोई चीज़ पकड़नी शुरू करता है तो उसकी उंगलियों की मांसपेशियां, हाथ की मांसपेशियां, उसके हाथ और आंखों के बीच का कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ उस बॉल को उठाकर पकड़ने की इतनी सी गतिविधि में शामिल है। यानी बच्चा एक बॉल को पकड़ सके, वो क्षमता तभी विकसित करेगा जब उसकी उंगलियों की मांसपेशियां विकसित होंगी, उसकी आंखों और हाथों के मांसपेशियों के बीच और एक्शंस के बीच एक सामंजस्य बिठेगा, ओवरऑल हैंड मूवमेंट को वो एक्यूरेट कर पाए और स्ट्रॉन्ग कर पाए कि बॉल भी उठे और एक्यूरेटली सिर्फ बॉल पर ही हाथ जाए, किसी और जगह पर हाथ ना जाए। जब बच्चा जन्म लेता है तब आपने ये नोटिस किया होगा कि काफ़ी समय तक वो टारगेटेड मूवमेंट नहीं कर पाता, यानी जो चीज़ को वो पकड़ना चाहता है उसकी बजाय उसका हाथ कई और दूसरी जगहों पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे कोशिश करने पर वो अपने टारगेट तक पहुंचता है। वो इसलिए होता है कि बच्चे में अभी क्रियात्मक विकास नहीं हुआ है या फिर वो अपने क्रियात्मक विकास के बहुत ही शुरुआती चरणों में है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके हाथों की मांसपेशियां विकसित होनी शुरू होती हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे बच्चा अब चीज़ों को उठाना शुरू करता है। पहले पेंसिल पकड़ना शुरू करता है, फिर पेंसिल को ठीक से पकड़ता है, फिर उससे लाइन बनाना शुरू करता है और फिर लिखना शुरू करता है। यानी यह
बच्चे के धीरे धीरे होने वाले क्रियात्मक विकास को दर्शाता है। अतः जीवन में कुछ भी करने के लिए क्रियात्मक विकास अति आवश्यक है। क्रियात्मक विकास या क्रियात्मक कुशलता हमें बड़ी और छोटी दोनों किस्म की मांसपेशियों के तालमेल से मिलता है। यह विकास का यदि पैटर्न देखा जाए तो इसमें बच्चा सबसे पहले क्रॉस मसल कोऑर्डिनेशन यानी बड़ी मांसपेशियों के उपयोग से और उनके विकास से संभव होने वाले क्रियाओं को अचीव करता है। क्रॉस मसल कोऑर्डिनेशन में हम बड़ी मांसपेशियों के मूवमेंट से जो गतिविधि कर पाते हैं वो इस श्रेणी में आता है, जैसे कि खड़ा होना, चलना, भागना, बैलेंस बनाना आदि। इसमें हम हाथों पैरों की बड़ी मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण विकसित कर पाते हैं। यह 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहली श्रेणी वो क्रियात्मक गतिविधियों का नाम है जिसमें बैलेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है, यानी शरीर में ऐसी मांसपेशियों का विकास जो हमें संतुलन बनाने में मदद करती है। यानी आमतौर पर जो हम किसी भी चीज़ पे, अगर मान लीजिए बच्चा पहले दोनों पैरों पर खड़ा होकर अपना बैलेंस बनाता है और गिरता नहीं है, चलते समय बैलेंस बनाता है, या फिर जिम्नास्ट करते हुए, वो जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज है, उसमें भी बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, या पेड़ों पर चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, गिरना नहीं, बैलेंस बनाए रखना। तो जो पहली श्रेणी है उसका बेसिक आइडिया है बैलेंसिंग। जो सेकंड कैटेगरी है लार्ज ग्रॉस मसल कोऑर्डिनेशन की, उसके अंदर गति और ताकत का विकास होना आवश्यक होता है। जैसे कि किसी भी बॉल को बहुत ताकत से, फोर्स से फेंकना या कैच करना, किक करना यानी लात मारना, थ्रो करना एटसेट्रा। तीसरी जो कैटेगरी है, श्रेणी है, उसमें रिदम पर और बार बार होने वाले मूवमेंट पर स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे कि बच्चा जब डांस करना सीखता है तो एक रिदम में एक मूवमेंट को एक समान बार बार करने की क्षमता विकसित करता है। अतः लार्ज मसल्स को भी हम 3 तरीके से विकसित करते हैं। पहला बैलेंस करने की क्षमता में, दूसरा ताकत और गति में, और तीसरा बार बार रिदमिक मूवमेंट से। दूसरा कुशलता हमें मिलती है, दूसरी कुशलता छोटी मांसपेशियों के तालमेल से, सामंजस्य से, यानी फाइन मसल्स के ऊपर जब हम कंट्रोल, नियंत्रण सीखते हैं, खासकर अपनी उंगलियों की, कलाइयों की मसल, हमारा आंखों और हाथ, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को जब हम अचीव करते हैं, तब हम फाइन मसल कोऑर्डिनेशन की मोटर स्किल्स को अचीव करते हैं, लर्न करते हैं। इसमें आमतौर पर महीन काम करने की को विकास किया जाता है, जैसे कि लिखना, ड्रॉ करना, पेंट करना, या और भी अलग अलग प्रकार के कलात्मक कार्य। तो इन 2 तरीके से हम ओवरऑल मोटर स्किल्स यानी क्रियात्मक कुशलताओं को अचीव कर पाते हैं। अब जानते हैं कि क्रियात्मक विकास के क्या सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत है वो है सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी बच्चे का विकास, क्रियात्मक विकास सर से शुरू होकर पैरों की तरफ बढ़ता है। आमतौर पर हम यह देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद यदि हम उसे अपने हाथों में लेते हैं तो उसके सर के पीछे हाथ रखने की हिदायत हमें दी जाती है, क्योंकि बच्चे के अभी गर्दन के मसल्स और मांसपेशियों पर कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए हम उसे सबसे पहले सर संभालने को हमें कहा जाता है।
धीरे धीरे बच्चा अपने सर के मूवमेंट को करना शुरू करता है और गर्दन की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना शुरू करता है, सीखता है, विकसित करता है। उसके पश्चात उसके हाथों के मूवमेंट में भी सुधार आता है और अब बच्चा अपने हाथों को भी टारगेटेड तरीके से मूव करता है। जहां जो चीज उसे छूनी है या उठानी है वो करना शुरू करता है। फिर वो बैठना शुरू करता है, यानी अब उसके मिडिल पोर्शन के मांसपेशियों का विकास हो रहा है। और फिर वह खड़ा होना और चलना शुरू करता है, जिससे यह पता चलता है कि अब बच्चे के पैरों की मांसपेशियों ने भी विकास का कार्य हासिल कर लिया है, करना शुरू कर लिया है। तो जो डायरेक्शन है, पैटर्न है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड मूव्स टुवर्ड्स द लेग्स। सर से शुरू होकर हाथों से होता हुआ पैरों की तरफ विकास का डायरेक्शन रहता है। The second principle is proximo-distal pattern. Proximo-distal मतलब जो पाथ या डायरेक्शन ऑफ मोटर डेवलपमेंट है वो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर मूव करेगा। यानी जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के पास के एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट पहले होगा और फिर बाहरी एरियाज में डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी बच्चा पहले अपने हाथों का मूवमेंट शुरू करेगा, फिर कलाई का मूवमेंट शुरू करेगा और एंड में अपनी फिंगर्स का यानी अपनी उंगलियों के मूवमेंट पे नियंत्रण करेगा। मूवमेंट शुरू करने से मेरा तात्पर्य है कंट्रोल्ड मूवमेंट, यानी जैसा मूवमेंट वो करना चाहता है वही मूवमेंट को अचीव करता है। बच्चा मूव तो जन्म के पहले से ही, जन्म के साथ ही शुरू कर देता है, परंतु टारगेटेड मूवमेंट यानी यदि कोई चीज उठानी है तो सिर्फ उसी चीज को उठाने की क्षमता, यदि किसी चीज को छूना है तो टारगेटेड तरीके से सिर्फ उसी चीज को छूने की क्षमता, यह प्रॉक्सिमो-डिस्टल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें शरीर के केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट मूव करता है, डेवलपमेंट अचीव होता है। तीसरा प्रिंसिपल है स्पेसिफिसिटी, यानी बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो बड़े मूवमेंट्स से फाइनर मूवमेंट्स की ओर मूव करता है। पहले बच्चा अपने पूरे शरीर को मूव करना शुरू करता है, धीरे धीरे वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को मूव करने की क्षमता का विकास करता है। यानी बड़े गतिविधियों से फाइनर, महीन काम की तरफ हम मूव कर पाते हैं। पहले जब बच्चा खुश होता है तो पूरे शरीर के मूवमेंट्स हम देखते हैं, धीरे धीरे बच्चा सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना, छोटे छोटे मूवमेंट्स को कंट्रोल करना अचीव करता है। तो मोटर डेवलपमेंट का डायरेक्शन मास एक्टिविटी यानी बड़ी गतिविधियों से फाइनर एक्टिविटी यानी छोटी छोटी गतिविधियों की तरफ मूव करता है। और चौथा प्रिंसिपल है कि सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों या मानसिक मैच्योरिटी ही नहीं, आपके आसपास के वातावरण में आपको कितने मौके मिल रहे हैं, वातावरण कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है आपका क्रियात्मक विकास। यदि बच्चे को आप मौके दे रहे हैं उसको बॉल से खेलने का या कोई चीज पकड़ाने का जिसको वो पकड़कर अपने मूवमेंट्स को करना सीखे, विकास करे, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलेगी उतना ही ज्यादा बच्चा मोटर डेवलपमेंट को करना सीखेगा। मोटर कोऑर्डिनेशन यानी क्रियात्मक तालमेल जो है वह उम्र के साथ साथ और ताकत के साथ साथ, स्ट्रेंथ के साथ साथ बढ़ता है, पर उतना ही डिपेंड करता है कि बच्चे का आसपास का वातावरण कितना सुगम है उसके मोटर डेवलपमेंट के लिए। जिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले थिंग्स, रिक्रिएशन, चीज़ों का एक्सपोजर होता है वो उतना ही अच्छा और फाइन मोटर डेवलपमेंट जल्दी समय रहते
सीख जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस क्रियात्मक विकास की आवश्यकता क्यों है। क्रियात्मक विकास को यदि हम सही से समझ लें तो हम ये भी समझ जाएंगे कि यह हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में मदद करता है। जितना ज़्यादा हम मसल्स को विकास करेंगे, विकसित होंगी, उतना ही ज़्यादा हमारी शारीरिक वृद्धि भी इनकरेज होगी, प्रमोट होगी। इसी के साथ ये मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट करता है। मेंटल हेल्थ को इसलिए प्रमोट करता है कि बच्चा जितना ज़्यादा अलग अलग मूवमेंट्स को समय के साथ, उम्र के साथ अचीव करेगा, उतना ही वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा। यदि बच्चा समय रहते चल नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, अपनी शारीरिक मांसपेशियों पर कंट्रोल या स्ट्रेंथ नहीं अचीव कर पा रहा, तो मानसिक रूप से कुंठाओं से ग्रसित होने के भी आसार बढ़ जाते हैं। तीसरा, वह सोशलाइजेशन को प्रमोट करता है। जो बच्चा खेल में अच्छा है या किसी शारीरिक गतिविधि में अच्छा है, तो उसके पास उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है और उसे उसके फ्रेंड्स बनाने में, उसका सोशल सर्कल बनाने में भी मदद मिलती है। आप कभी नोटिस करेंगे कि जब कुछ बच्चे मिलकर कोई खेल खेल रहे होते हैं, तो कुछ बच्चों को आप साइड में चुपचाप बैठा हुआ भी देखते हैं और कुछ बच्चों को बहुत बढ़ चढ़कर उस गेम में पार्टिसिपेट करके देखते हैं। वे बच्चे जो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनका अपने मोटर डेवलपमेंट या मांसपेशियों पर कंट्रोल है, उनकी मांसपेशियों का विकास है। वो बच्चे जो अभी अपने मांसपेशियों पर विकास अचीव नहीं कर पाए हैं या अभी विकास के प्रोसेस में चल रहे हैं, उनको बाकी बच्चों की तुलना में अभी कॉन्फिडेंस आने में समय लगेगा। फिजिकल हेल्थ को भी प्रमोट करता है मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम शरीर को जितना ज़्यादा कसरत कराएंगे, जितना ज़्यादा मूव करेंगे, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही ज़्यादा एनकरेज होगा, प्रमोट होगा। बच्चा कंट्रोल सीखता है, रेजिलियंस सीखता है। मांसपेशियों के ऊपर जब विकास बच्चा करता है और कंट्रोल, नियंत्रण शुरू करता है, तब वो सेल्फ रेजिलियंस, सेल्फ कंट्रोल भी सीखता है। तो मोटर डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ कुछ गतिविधियों को कर पाने की क्षमता भर नहीं है, अपितु क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सोशलाइजेशन, सोशल सर्कल डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट, शारीरिक स्वास्थ्य जैसी हर एक आयाम को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो आज हमने ये 2 प्रकार के विकास पढ़े। पहला शारीरिक विकास, उसके आयाम, उसको प्रभावित करने वाले कारण, और क्रियात्मक विकास, उसके प्रकार और उसकी इम्पोर्टेंस, यानी क्या महत्वता है क्रियात्मक विकास की। आगे की क्लास में हम 2 और किस्म के डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इस टॉपिक पर नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।